अस्सलाम वालेकुम। आज के आर्टिकल्स में हम स्टडी करने जा रहे हैं टीएलपी पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन लगाया है, क्या ये सूटेबल आंसर है या नहीं है। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा इकॉनमी की स्लो रिकवरी के बारे में है। लास्ट एडिटोरियल में हम स्टडी करेंगे रमज़ान प्रॉफिटेरिंग के बारे में। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, ग्रीन में फैक्ट्स एंड फिगर्स का बताया जाएगा, करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाएगा एंड जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी उसको हाईलाइट किया जाएगा। येलो कलर में डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को हाईलाइट कर दिया गया है, ब्लू कलर में डिस्कोर्स मार्कर होंगे एंड रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। आज के एडिटोरियल्स स्पेशली स्लो रिकवरी एंड रमजान प्रॉफिटेरिंग के जो एडिटोरियल्स हैं वो काफ़ी रिच हैं डिस्कोर्स मार्कर्स के हवाले से, तो आप जॉट डाउन कर सकते हैं अपने पास दीज डिस्कोर्स मार्कर्स। अपने लाइक्स, कमेंट्स एंड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आप डेली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से, जो कि है बैन इज नो आंसर, कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली बैंड द तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। गवर्नमेंट ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन कर दिया है और इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये जो एक्सट्रीम स्टेप लिया गया है ये इस रिस्पॉन्स में लिया गया है तकरीबन 3 दिन बाद रियोटिंग के। रियोटिंग का होता है जी वायलेंट डिस्टर्बेंस जो कि क्रिएट की गई थी टीएलपी की जानिब से, जब उनके जो लीडर हैं साद रिजवी उनको अरेस्ट कर लिया गया था। गवर्नमेंट अनेबल थी रोकने में टीएलपी के वर्कर्स को कि वो ब्लॉक कर रहे थे जो रोड और हाईवेज को पूरे मुल्क के अक्रॉस, और जो पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो गवर्नमेंट अनेबल थी इनको रोकने में। द इनरेज्ड वर्कर्स, इनरेज्ड का मतलब होता है वेरी एंग्री और फ्यूरियस वर्कर्स जो थे उन्होंने अटैक किया पुलिसमैन को, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रीशियस जो लाइव्स थी, जिंदगियां थी, उनका भी नुकसान हुआ। रेट ऑफ जो स्टेट थी वो भी डैमेज हुई है। टीएलपी के जो कैडर्स थे वो रैन अमॉक विदाउट फेसिंग एनी इफेक्टिव रेजिस्टेंस। रैन अमॉक का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल वो जा रहे थे और जो कोई भी रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहे थे लॉ इन्फोर्समेंट की जानिब से। When the government finally took action, जब गवर्नमेंट ने फाइनली एक्शन लिया, it choose to do so by banning the party, इन्होंने ये एक्शन लिया कि इन्होंने पार्टी को बैन कर दिया। This has been states modus operandi in the past too, ये जो स्टेट्स का modus operandi रहा है। modus operandi होता है someone's habits of working, तरीका वारदात रहा है माजी में भी। When extremist groups it nurtured went out of control, जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, अल्ट्रा कंजर्वेटिव ग्रुप थे, जिनको इन्होंने नशोनुमा की थी, नर्चर किया था, वो कंट्रोल से बाहर हो गए। द डिफरेंस इज दैट, फर्क ये है कि द अल्ट्रा राइट टीएलपी जो कि अल्ट्रा कंजर्वेटिव टीएलपी है, इज ए पोलिटिकली रजिस्टर्ड पार्टी, जिसको पोलिटिकली रजिस्टर्ड पार्टी है ईसीपी के साथ। ऑल फॉर इट्स विट्रियोल एंड प्री डायलेक्शन फॉर वायलेंस। विट्रियोल का मतलब होता है बिटर क्रिटिसिज्म और प्री डायलेक्शन का मतलब होता है फंडनेस, लाइकिंग। इनकी जो फंडनेस है, लाइकिंग है, वो तशद्दुद की तरफ ज्यादा है। इट कंटेस्टेड द 2018 इलेक्शन, इन्होंने 2018 का इलेक्शन भी लड़ा और इनकी सिंध असेंबली में रिप्रेजेंटेशन भी है। तो क्या हम टेक्निकली ये कह सकते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? ऑल्दो इट वर्कर्स आर रूटीनली अनलीश्ड वायलेंस, अगरचा इसके जो वर्कर्स हैं वो अमूमन जो तशद्दुद की तरफ ज्यादा गामजन होते हैं, जो कि नहीं टॉलरेट किया जाना चाहिए, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ए फार बेटर ऑप्शन, इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट यूज करे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल पावर्स को, ताकि इन जो रिएटर्स हैं, जो हंगामा आराइयां हैं, इनको जो काज करने वाले लोग हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए और उनको कानून का फेस करना पड़े। ईसीपी रजिस्टर्ड पार्टीज होल्ड डिमॉन्स्ट्रेशंस दैट ऑफन रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जो ईसीपी के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, वो इस तरह की डिमॉन्स्ट्रेशंस या एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहते हैं और अमूमन हमने देखा है उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। पीटीआई ने इसी तरह का बात अपनाया था जब उन्होंने 2014 का धरना किया था। इसके जो वर्कर्स थे और साथ साथ जो तहरुल कादरी के वर्कर थे, उन्होंने पीटीवी को अटैक किया था। और मैन हैंडल का मतलब होता है बुरा सलूक करना, या हैंडल समवन रफली बाय ड्रैगिंग और पुशिंग, तो उन्होंने बुरा सलूक किया था किसके साथ? लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल के साथ। बट फ्यू वुड आर्गू, लेकिन कुछ ये आर्गू करेंगे दैट पीटीआई शुड हैव बीन बैंड, के पीटीआई को भी बैन किया जाना चाहिए था। द लॉ शुड नॉट स्पेयर ए सिंगल वायलेंट वर्कर ऑफ टीएलपी,
कानून को किसी भी जो कि तशद्दुद पसंद वर्कर है टीएलपी का उसको नहीं छोड़ना चाहिए, बट बैनिंग इज नो आंसर, लेकिन बैन करना कोई जवाब नहीं है। टू चैलेंज इट प्रेजेंट्स टू द स्टेट्स, जो कि चैलेंज दरपेश हैं स्टेट को। द गवर्नमेंट मस्ट बी डू सम इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन होता है सेल्फ एनालिसिस, कि गवर्नमेंट को कुछ सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। आगे हम देख रहे हैं कि कॉलन है, कॉलन जो है पंक्चुएशन कैसी टाइप है जो प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रही होती है। Why did it feel compelled to sign an agreement? तो इसने क्यों एग्रीमेंट शुरू में ही साइन किया था इस वायलेंट आउटफिट के साथ कुछ मंथ पहले? तो ये गवर्नमेंट का बेसिकली पहला रॉन्ग स्टेप था और इसको गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी गलती को, और जो भी ऑफिशियल्स जिम्मेदार थे इस तरह के एग्रीमेंट में उनको जिन्होंने साइन किया था उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। यह भी एक ओपन सीक्रेट है कि जो टीएलपी को नोरिश किया गया है स्टेट की जानिब से अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, अपने जाती मफादात थे, उनकी खातिर अगर ये आज के दिन स्पाइरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, स्पाइरल्ड का मतलब होता है मूव आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो जो इल्जाम जाता है, ब्लेम जाता है उन लोगों की तरफ जिन्होंने इसको हेल्प किया है ग्रो करने में। बट ए ब्लैंकेट बैन, ब्लैंकेट बैन क्या होता है जी? ब्लैंकेट बैन होता है ए बैन दैट अप्लाइज टू और अफेक्ट्स ऑल और द मेजॉरिटी ऑफ द गिवन क्लास ऑफ द पीपल आर थिंग्स। तो इस तरह का बैन क्या है जी? ये फ्यूटाइल अटेम्प्ट है। फ्यूटाइल अटेम्प्ट होता है फ्रूटलेस, वेनलेस, पॉइंटलेस या यूजलेस अटेम्प्ट है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू टेक द डिफिकल्ट डिसीजन। और ये इस बात की यकीन दहानी है कि जो गवर्नमेंट है वो जो मुश्किल फैसले हैं वो नहीं लेना चाहती। इस जो चैलेंज दरपेश आया है टीएलपी की जानिब से इसको टैकल करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। द बैन विल नॉट डाइल्यूट द नैरेटिव दैट फ्यूल्स द पार्टी। जो बैन है ये पार्टी का जो नैरेटिव है, जो उनका स्टांस है उसको कुछ कम नहीं करेगा बल्कि इसको फ्यूल करेगा, फैन करेगा। The government would be advised to take more nuanced approach. Nuanced approach होता है nice approach, characterized by subtle shades of meaning and expression. Nice approach अपनानी चाहिए गवर्नमेंट को और डिसिस्ट करना चाहिए, रिस्ट्रेंट करना चाहिए, रुकना चाहिए ऐसे एक्शन से जिनकी वजह से इंटेंडेड रिजल्ट आए। इंटेंडेड रिजल्ट होते हैं क्या, कैसे रिजल्ट होते हैं? जो इंटेंशनल, कैलकुलेटेड या जिन रिजल्ट का हमें पहले से मालूम हो कि इस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो है। द पेस ऑफ ग्रोथ इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कंटिन्यूज टू स्लो डाउन। एलएसएम में हम देख रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो रही है। एलएसएम जो प्रोडक्शन है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है 4.15% फेब में ऑन मंथ बेसिस पे। ओवरऑल हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि जो इंडस्ट्री है उसने एक्सपेंड किया था 7.45% पिछले 8 मंथ में, जो कि जुलाई से फेब तक का डाटा कलेक्ट किया गया था, जिसमें बहुत ज्यादा डिमांड थी कार्स की, सीमेंट की, अदर बिल्डिंग मटेरियल्स की, टोबैको हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। तो इस तरह से जो एक्सपेंड कर रही थी पिछले साल में। द रीबाउंड इन बिग इंडस्ट्री, रीबाउंड होता है बाउंस बैक करना या ग्रो करना जो हुआ था, विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड 10.7% ऑफ जीडीपी। तो ये 80% था मैन्युफैक्चरिंग का और 10.7% था जीडीपी का। ये बहुत ज्यादा अच्छी इंप्रूव थी 10% की कॉन्ट्रैक्शन के बाद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले मंथ अपनी रिवाइज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन दी थी जो कि 3% थी। इसके बरखिलाफ आईएमएफ ने जो फोरकास्ट की थी वो 1.5% थी और जो वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट की थी वो 1.3% थी। इंडीड हमारे पास अगेन एक डिस्कोर्स मार्कर है। इकोनॉमी जो है वो शो कर रही है अर्ली साइंस जो है रिकवरी के, जो श्रिंक हुई थी उसके बाद। तो आईएमएफ की ये मैंडेटेड पॉलिसीज जो हार्श हैं एंड लॉकडाउन हैं वो बहुत ज्यादा इसको इफेक्ट करेंगी। जो एलएसएम की ग्रोथ का रिवर्सल हुआ है इसको देख रहे हैं हम कि ये होल्ड कर रहा है और ये पिछले मंथ से जो 4 मंथ से स्पेसिफिकल ईयर चल रहा है ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि जो अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं इकोनॉमी की रिकवरी के बारे में उनको रीएडजस्ट करे। बिसाइड स्लोइंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देयर हैव बीन अदर नेगेटिव डेवलपमेंट्स। इसके अलावा दूसरी क्या नेगेटिव डेवलपमेंट्स थी जो कि अंडरलाई कर रही हैं, अंडरस्कोर कर रही हैं फ्रेजिलिटी ऑफ द रीसेंट रिकवरी। फ्रेजिलिटी क्या होता है? नाजुक जो है रिसेंट रिकवरी हुई वो बहुत ज्यादा नाजुक है। फॉर एग्जांपल सिमिलरली अगेन हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर हैं। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो श्रिंक हो रहा है क्योंकि जो बिग ड्रॉप आउट हुआ है इन कॉटन आउटपुट पे। इसके बाद जो थर्ड वेव है इन्फेक्शन की वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि
मैन्युफैक्चरिंग को, होलसेल को, रिटेल ट्रेड को और ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। उसके बाद जो मोबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं सर्विस सेक्टर में, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। उसके बाद फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होता है, पाबंदियाँ हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, इन्होंने भी स्लो डाउन कर दिया है पब्लिक डेवलपमेंट स्पेंडिंग को। कंट्री का जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो रिमेन स्टेबल है, लेकिन जो फॉरेन करेंसी स्टॉक्स हैं वो अभी भी न्यू लोन्स की वजह से राइज हो रहे हैं। अभी जो ट्रेड डेफिसिट देखा गया है ये बहुत वरीसम है, परेशान कुन है, क्योंकि जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ड्रॉप हो रही हैं। सो फार ऑन दी होल येट अगेन हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर हैं। इंक्रीज रिमिटेंसीज होता है नॉन कमर्शियल ट्रांसफर ऑफ मनी बाय ए फॉरेन वर्कर, इन्होंने हेल्प किया है जो इम्पैक्ट था वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट का एक्सटर्नल सेक्टर में उसको कम करने में। लेकिन देखते हैं कि ये कब तक रहेगा। अगर इसी तरह से ट्रेड गैप बढ़ता रहा और रेमिटेंसेस में रिडक्शन होती रही तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर पुट करेगा एक्सटर्नल सेक्टर में, जो कि पहले तरक्की की जानिब गामजन था। अगर हम मुकम्मल तौर पर देखें जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत बेहतर हैं आज पिछले साल की निस्बत, लेकिन रिकवरी बहुत ज्यादा कमजोर है। फीबल का मतलब होता है कमजोर है, वीक है, क्योंकि जो पॉलिसी सपोर्ट नहीं कर रही। आईएमएफ का जो प्रोग्राम रिज्यूम हुआ है ये कर्ब कर देगा, रोक देगा गवर्नमेंट की जो एफर्ट हैं इकानमी को हेल्प करने की, इसलिए हमें एक और अनदर प्लान की जरूरत होगी। रमजान प्रॉफिटियरिंग हम देखते हैं कि हर साल जैसे ही रमजान स्टार्ट होता है तो साथ साथ प्रॉफिटियरिंग या मुनाफाखोरी भी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही रमजान का मंथ स्टार्ट हुआ है लोगों ने फील किया है कि जो गैल्पिंग इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रही है। गैल्पिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। जो महंगाई की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं क्रीपिंग, वॉकिंग, गैल्पिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन। तो पाकिस्तान अभी क्या फेस कर रहा है रमजान में, गैल्पिंग इन्फ्लेशन। तो जो जरूरत अशिया हैं उनकी चीजें पहले ही बढ़ रही थी, एसेंट मतलब बढ़ना मंथ के स्टार्ट होने से ही, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही रमजान का मंथ स्टार्ट हुआ तो इनकी जो डिमांड थी वो राइज होने से प्राइसेस और ज्यादा बढ़ गई। इसकी वजह क्या थी, इनसैटिएबल ग्रीड। इनसैटिएबल ग्रीड क्या होता है, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। ऐसी लालच है ट्रेडर्स की, ताजरों की, कि उन्होंने प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जो कि अब रूफ को हिट कर रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो पिछले साल कोविड के साथ बहुत ही रफ ईयर रहा है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर थे, उन्होंने इकॉनमी को शेक किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डबल डैशेज हैं, डबल डैशेज फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। इन सच ब्लीक टाइम्स, ब्लीक का मतलब होता है हार्श टाइम्स, सख्त मिजरेबल टाइम्स। तो क्या हुआ है जी, वर्किंग एंड इंडिड इवन द मिडिल क्लास, जो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, वो डिप्राइव हो गई है, महरूम हो गई है जो आम खुशियां थी उनकी इफ्तार की, जैसा कि फ्रूट्स और दूसरी डेलिकेसीज थी जिनको फैमिली के साथ आप शेयर नहीं कर सकते क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे आपको डिस्कोर्स मार्कर मिल रहे हैं। हाउएवर इन सच ब्लीक टाइम्स एवरी ईयर एज इज द मोस्ट इन द केस, जो ऑफिशियल प्राइस लिस्ट है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती मार्केट की रियलिटीज को, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मार्जिन होता है और जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस सेट कर लेते हैं और गवर्नमेंट इसको टैकल नहीं कर पाती। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को रूल कर रहे होते हैं और कंज्यूमर को अपनी मर्जी से चार्ज कर रहे होते हैं। तो कुछ स्टेप्स लिए गए हैं प्राइस हाइक को रोकने के लिए रमजान में, जिस तरह से जो स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड कौन सी होती हैं, ऐसी फूड जो कि मेकअप कर रही होती हैं मोस्ट डोमिनेंट पॉपुलेशन डाइट की पार्ट का, तो उसको सब्सिडीज दी गई हैं यूटिलिटी स्टोर्स पे। लेकिन जो सोल्यूशन ये है लिमिटेड स्कोप है इसका, क्योंकि सब लोगों को यूटिलिटी स्टोर की एक्सेस नहीं होती है और अगर एक्सेस है तो वहां पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाती है और पेंडेमिक में इसके बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं और ये गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मुश्किल दरपेश आ सकती है। तो हमें ये इंश्योर करने की जरूरत है कि जो प्राइस चेकिंग का मैकेनिज्म है लोकल लेवल पे उसको प्रॉपर चेक किया जाना चाहिए और जो मुनाफाखोरी है उनको फाइन किया जाना चाहिए। फ्लीसिंग का मतलब होता है चीट कर रहे हैं जो लोग, डिफ्रॉड कर रहे हैं, डिसीट कर रहे हैं या ट्रिक कर रहे हैं आम पॉपुलेशन को। मोरेवर अगेन हमारे पास एक डिस्कोर्स मार्कर है, जो रियलिस्टिक प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो भी हमें पुट ऑन करना होगा। उनका जो ट्रेडर्स है उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट जब प्राइस सेट करती है तो यूनिलैटरली करती है और उनको वो कॉन्फिडेंस में नहीं लेती। तो इस बात को भी नजर रखना होगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ट्रेडर्स को भी ऑन दी बोर्ड ले ताकि दोनों की कंसेंसस से प्राइस सेट की जा सके। ए मिडल ग्राउंड नीड्स टू बी फाउंड, दरमियाना रास्ता निकालना चाहिए दैट अलाउज कंज्यूमर, जो कि जो खरीद करने वाले लोग हैं उनको अलाउ करे कि वो बाय कर सकें, जो बेसिक किचन की जरूरतें हैं उनको
एक अफोर्डेबल प्राइस पे, और जो ट्रेडर्स हैं वो अपना प्रॉफिट भी बना सकें रेस्पेक्टेबल मार्जिन में, और जो वो ब्रेक ना करें पुअर मैन है उनकी जो बैक है उसको। तो ये जी ब्रीफ एनालिसिस था जो एडिटोरियल पब्लिश हुए हैं 16 अप्रैल को। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच।